हेलो मेरे डियर साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार GW में। डियर साथियों, मैं हूं आपके साथ राहुल सर। और डियर साथियों, आज की वीडियो में जो है ना, हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को कंप्लीट 100% वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना है, एक एक चीज को अच्छे से समझना है, जानना है। ठीक है ना बेटा। चलो वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे। और बेटा ये एफ ब्लॉक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन निकलते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपते हैं। ठीक है ना। तो सभी को अच्छे से हमें कंप्लीट करना है ना। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करना है, अपन को देरी नहीं करना। ठीक है। तत्व कौन से तत्व बेटा? एफ ब्लॉक के तत्व। क्लियर है। अब बेटा जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनको अपन अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अंतर संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। तो अंतर संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है, दुर्लभ मृदा तत्व क्यों बोला जाता है, सारी चीजों को समझोगे, टेंशन मत लो यार। क्या ही टेंशन लेना है आपको, आप मेरे साथ जुड़े हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं भाई। ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई एफ ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, ये सिंपल सा है यार। ये एफ ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, ये तो सिंपल सा है। क्या है सर? सिंपल। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ गए। लेकिन अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं भाई? क्यों कहते हैं, क्या ही कारण है इसका अंतर संक्रमण तत्व बोलने का? तो बहुत अच्छे से अगर आप समझना चाह रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से आप समझ लो। देखो, आपको पता है एक तत्व है L, जिसका परमाणु क्रमांक 57 है। पता है इसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर इसका नाम तो हमें पता है, क्या है सर? लेंथिनम है सर इसका नाम। क्या है? लेंथिनम। बहुत बढ़िया। तो आपको यह भी पता होगा फिर कि लेंथिनम के बाद जो 14 तत्व आते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व हैं। हाँ सर, ये भी पता है एफ ब्लॉक के तत्व। ये लेंथिनम कौन से ब्लॉक का है? आप बोलोगे सर डी का। तो इन 14 तत्वों को कौन से ब्लॉक के बोलते हैं? आप बोलते हो एफ का। तो सर इन 14 के बाद फिर डी आ जाएगा क्या? हाँ सर, फिर भी डी आ जाएगा। बिल्कुल हमने सर ये पढ़ा है, बिल्कुल हमने पढ़ा है। तो आप बताओ इन 14 तत्वों के इस तरफ कौन है? आप बोलोगे डी। इन 14 तत्वों के इस तरफ कौन है? आप बोलोगे डी। बीच में कौन फंस गया? आप बोलोगे एफ। तो एफ बीच में फंस गया, इनर साइड में फंस गया। अंतर का मतलब, जो अंतर शब्द लिखा है ना, इसका मतलब इनर। इस अंतर का मतलब क्या होता है? इनर होता है, अंदर साइड। तो ये बीच में फंस गया ना। किसके बीच में फंस गया? डी ब्लॉक के। और डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्वों के बीच में फंस गया ना, इसीलिए इसको अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। तो कह देना संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के बीच में होते हैं, इसलिए इन्हें अंतर संक्रमण तत्व बोला जाता है। क्लियर हो गए सर? ये बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई। अब सर दुर्लभ मृदा तत्व क्यों बोलते हैं? तो भाई दुर्लभ मृदा तत्व इसलिए बोलते हैं, देखो नाम ही लिखा है दुर्लभ, मतलब कठिनाई से मृदा में जो उपलब्ध हो उसे दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। मतलब ये जो तत्व है वो मृदा में उपलब्ध नहीं है। इन किरणों को, ये जो तत्व है वो रेडियो एक्टिव तत्व है, मतलब इनको बनाया गया है। ये मृदा में उपलब्ध नहीं है, इनको बनाया गया है, मृदा से नहीं प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। क्योंकि ये, इनमें जो सभी, लगभग अधिकांश तत्व बोला जाए, ऐसा सभी तो नहीं, अधिकांश बोल दो, इनमें जो अधिकांश तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अब सर रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? तो बेटा रेडियो एक्टिव तत्व एक ऐसा तत्व होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। मतलब ऐसे तत्व जो प्रकाश को उत्सर्जित करें उनको रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, मृदा में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इनको बोला जाता है दुर्लभ मृदा तत्व। तो दोनों बातें समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पर अगली कंडीशन समझो। अब सर इसकी परिभाषा सुन लो पहले। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों के अंतिम 3 कोष, अंतिम कितने कोष? 3 कोष अपूर्ण होते हैं, इसीलिए इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। देखो पहला कारण हमने क्या बताया था, इनके अंदर है, इसीलिए अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। और दूसरा कारण यह है कि इसके 3 कोष अपूर्ण होते हैं, इसीलिए भी इनको अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, और इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। ठीक है। अब 3 कोष कौन कौन से अपूर्ण है मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। आगे लिखो क्या लिखा है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझिएगा। ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने डी ब्लॉक पढ़ के रखा है,
डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आप बोलोगे सर n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2 होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोलोगे हाँ सर होता है। अब मुझे ये बताइए इस n-1 का मतलब क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। तो आप इतना बोलोगे सर कि सर n-1 का मतलब ये है कि जो आपका जो s है उससे एक पहले d भराता है। मतलब अगर s को सर nवें नंबर पे भर रहे हैं तो एक कम वे नंबर पे हम d को भरते हैं। तो n-1 का मतलब सर एक पहले होता है, एक कम होता है। तो s से एक कम पे हम किसको भरने वाले हैं? d को भरने वाले। तो जैसे सर s को हम 6 पे भर रहे हैं तो d को सर हम एक कम 5 पे भरेंगे। अगर हम s को सर 7 पे भर रहे हैं तो इसको एक कम 6 पे भरेंगे, d को एक कम 6 पे भरेंगे। बहुत बढ़िया। तो n-1 का मतलब क्या होता है? s से पहले भरना। अब आगे बात सुनो। तो बेटा जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, इन एफ ब्लॉक के तत्वों को इसको हम एक पहले भरते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक के तत्वों को हम दो पहले भरते हैं। जैसे इसमें एक पहले भरते हैं, इसमें एफ ब्लॉक के तत्वों को हम दो पहले भरते हैं। इसीलिए इसमें जो है ना n-2 भी आता है और n-2 पे भरा जाता है एफ को। अब देखो ये एक पहले भरा तो एफ कितने पहले भराएगा? दो पहले। जैसे मान के चलो 6वें नंबर पे आप किसको भर रहे हैं? एस को भर रहे हैं। एक पहले किसको भर रहे हैं? डी को भर रहे हैं। तो इसके दो पहले आप एफ को भरोगे, मतलब 6वें नंबर पे एस भराया तो दो कम कर दो, चौथे नंबर पे एफ भराएगा। इसमें से दो कम कर दो, 5वें नंबर पे एफ भराएगा। ऐसा 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 है। तो ध्यान रखना, इसके तीन कोष अपूर्ण होते हैं। तो तीन कोष कौन कौन से होते हैं? तो देखो n-2 वाला, n-1 वाला और n वाला, ये तीन कोष अपूर्ण होते हैं। ये भी अपूर्ण होता है, ये भी अपूर्ण होता है और ये भी अपूर्ण होता है। तो तीन कोष अपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, है ना। तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है ना मेरे रेडिएशन, वो ये बनता है n-2 f 1 से 14। देखो f में तो इलेक्ट्रॉन 14 ही जाती है, तो 1 से 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा। f ब्लॉक का है तो f में ही भरेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब इससे इसके एक बाद कौन भराता है? तो आप बोलोगे डी भराता है। कौन भराता है? डी। देखो इसके दो पहले कौन भराता है? f। तो एक बाद कौन भराएगा? डी। और एक बाद कौन भराएगा? s भराएगा, है ना। डी में बेटा 0 होगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब यहां पर या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 1 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद NH2, इसके बाद NH2, मतलब S में जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स होती है। तो इसका ही सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-2 f 1 से 14 और n-1 d 0 से 1। मतलब इसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 1 रहेगा। 0 जब रहेगा जब अब बाद लगेगा, और बाकी 1 रहे नहीं है, फिक्स है। और S में फिक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। चलो अब सर हम ये चीज समझ गए, हम सर ये एफ ब्लॉक समझ गए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गए। अब आगे सर क्या बताने वाले? तो मेरे डियर साथियों आगे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? दो। कौन कौन सी? पहली श्रेणी लैंथेनाइड, दूसरी श्रेणी एक्टिनाइड। ठीक है सर, बिल्कुल सर समझ गए, आपने सर पहले ही बताया था। ठीक है। अब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणी है इनको देख लो। तो पेरियोडिक टेबल आप उम्मीद है कि आप अपने सामने रखे होंगे, और जो नहीं रखे हैं पेरियोडिक टेबल अपने सामने, वो अपने सामने रख लो। किसको? पेरियोडिक टेबल को। अब इस पेरियोडिक टेबल में आप देखो आवर्त सारणी के बाहर, आवर्त सारणी के बाहर इस टाइप की दो श्रेणियां बनी होंगी। बनी है। अच्छा, पहली श्रेणी देखो सीरियम से स्टार्ट हो रही होगी, सीरियम से स्टार्ट हो रही होगी, और जाते जाते यहाँ 14 तत्व होंगे और यहां से अंतिम तत्व होगा इसमें ल्यूटेशियम, Lu, है ना। तो ये जो पहली श्रेणी आपकी स्टार्ट है, जो सीरियम से स्टार्ट है, ल्यूटेशियम पर खत्म है, और इसमें 14 तत्व हैं। ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी का ही तो नाम है लैंथेनाइड श्रेणी। इस श्रेणी का ही नाम है क्या? लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड, इसी का नाम है लैंथेनाइड श्रेणी। और बेटा आगे सुनो, इस श्रेणी को पता 4f श्रेणी भी बोलते हैं बेटा। कौन श्रेणी बोलते हैं? 4f श्रेणी बोलते हैं। तो सर ये जो 4f श्रेणी है ये क्यों बोला जाता है? तो 4f इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है, इसीलिए इसको 4f श्रेणी बोला जाता है। ठीक है। चलो अब आप अपनी पेरियोडिक टेबल में दूसरी श्रेणी देखिए।
दूसरी श्रेणी देखिए बेटा TH से स्टार्ट हो रही होगी, TH का नाम थोरियम है, और यहां से यहां तक इसमें 14 तत्व हैं। कितने तत्व है बेटा? 14 तत्व हैं, और 14 तत्वों के बाद अंतिम तत्व मिलेगा आपको एला लॉरेंसियम। ये जो 14 तत्व है, ये जो श्रेणी है ना, इस श्रेणी का नाम बेटा एक्टिनाइड श्रेणी है। कौन श्रेणी है? एक्टिनाइड श्रेणी है इसका, एक्टिनाइड श्रेणी है इसका, एक्टिनाइड श्रेणी। और पता, इस श्रेणी को बेटा हम 5f श्रेणी बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5m में प्रवेश करता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? 5m में, इसीलिए इसको 5f बोला जाएगा। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4m में प्रवेश करेगा, इसीलिए इसको 4f बोला जाता है। तो ये दो श्रेणियां हैं, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। ये सीरियम से स्टार्ट है, ल्यूटेशियम पर खत्म है। ये थोरियम से स्टार्ट है, लॉरेंसियम पर खत्म है। टेंशन मतलब, इनको अलग से अपन पढ़ने वाले हैं, अलग से अपन सीखने वाले हैं। तो चलो अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दो। क्या डाल दो भैया? लेंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी। तो भाई लेंथेनाइड श्रेणी क्या है या 4f श्रेणी क्या है, तो अभी आपको बता चुका हूं, तो थोड़ा और समझ लीजिए। देखो, आपको डी ब्लॉक में एक तत्व मिला होगा La, जिसका अपन क्या बोलते हैं? La57 बोल दो। परमाणु क्रमांक 57 है ना, बिल्कुल 57 बोल दो। तो ये तो आपका डी ब्लॉक का तत्व है। ये तो आपका कौन सा ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। अब आपको दिख रहा होगा इस डी ब्लॉक लेंथेना में इसके बाद जो 14 तत्व है वो गोल है। इसके बाद जो 14 तत्व है गोल है। इसके बाद डायरेक्ट तत्व आपका स्टार्ट हो गया हाफनियम HF। आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देखो, लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, इसके बाद डायरेक्ट 72 आ गए। 14 तत्व कहाँ गए? तो वो 14 तत्व आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जिन्हें ही लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, है ना। तो जो लेंथेनम La57 के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं, इनको अपन लेंथेनाइड तत्व कहते हैं, लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। ये तत्व जो है ना, कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? सीरियम से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सीरियम से स्टार्ट होते हैं, और सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटेशियम पर खत्म हो जाते हैं। सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 58, और ल्यूटेशियम का कितना है? 71 पर खत्म हो जाते हैं। इनमें जो 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, एक 4f में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? 4f में प्रवेश करता है, इसीलिए इसको 4f श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 4f श्रेणी कहते हैं। अब इस श्रेणी का कुछ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसको भी आपको बताता हूं, टेंशन नहीं लेना। इधर देखिएगा, आप ध्यान से अच्छे समझिएगा। देखो 4f श्रेणी, देखो आप मुझे एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो आप बोलोगे सर n-2 f 1 से कितना? 40 सर, n-1 d सर 0 से 1, हाँ, और ns2 ये होता है ना, बोलो होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर होता है, क्या ही दिक्कत होता है। अब यहां पर देखो, ये क्या बोला गया है? इनमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन है, वो 4f में प्रवेश करता है ना। मतलब यहां पर f जो है वो कौन से नंबर पे आया? चौथे नंबर पे आया। और आपको पता है जो f है, जो s है, उससे 2 पहले भर आता है, और d से 1 पहले भर आता है, पता है ना। तो अब ये 2 पहले भरा है, मतलब आपका n-2 है, इसका मान 4f है। कितना है? 4f है। तो D एक बार भराएगा, D कितने पे भराएगा? 5 पे भराएगा, हाँ। तो सर S किस पे भराएगा? एक बार, मतलब 6 पे भराएगा, बिल्कुल भराएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने 5D श्रेणी पढ़ी है? कौन श्रेणी पढ़ी है? 5D, बोलो पढ़ी है कि नहीं? हाँ सर पढ़ी है। तो ये बताइए कि जो 5D है, ये 5D श्रेणी को हम कौन सी गैस के साथ भरते हैं? याद करो, जल्दी से याद करो, कौन सी गैस के साथ, कौन सी अक्रिय गैस के साथ भरते हैं? तो बोलोगे सर याद आया, हमें तो जिनॉन के साथ भरते हैं। बढ़िया है। तो ये वाला जो श्रेणी है 4f है, वो भी जिनॉन के साथ ही भराएगी। जो 4f श्रेणी है ना बेटा, वो भी जिनॉन के साथ ही भराएगी। किसके साथ भराएगी? जिनॉन के साथ भराएगी। तो बेटा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लो आप। देखो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिनॉन, ठीक है, कॉमा 4f है, 4f है ना, तो f में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 से 14। फिर कौन आएगा? इसके बाद D आएगा, D में 0 से 1 ही जाएगा, और फिर आपका S आएगा, और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना। तो ये जिनॉन के साथ भराएगा। तो इसका ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिख रहा है ना, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये सर समझ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने समझ लिया। अब सर हमें एक बात बताइए, इनके तत्व बताइए। क्या बताइए सर? इनके तत्व बताइए। तो आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इनके तत्वों को ध्यान से सुनिएगा बेटा। इनके तत्वों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको हर एक तत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। अब बताइए पहला तत्व क्या है? आपको दिख रहा होगा, पहला तत्व दिख रहा होगा सीरियम।
क्या दिख रहा है, सीरियम, और सीरियम के लिए जेड कितना है, बताओ सीरियम के लिए जेड कितना है, तो आप बोलोगे सीरियम के लिए सर जेड 58 है, कितना है 58। अब इन 58 इलेक्ट्रॉन को आप भरो, तो इन 58 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, जिनॉन में भराना है, तो जिनॉन भर दिया। तो जिनॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बोलोगे सर जिनॉन का परमाणु क्रमांक 54 होता है, कितना होता है 54। 58 भरने 54 भर दिए, कितने भर दिए 54। अब थोड़ी सी जगह छोड़ो, कितनी जगह छोड़ना, 2 जगह छोड़ना है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसी तरीके को आपको अपनाना है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना इसी तरीके को आपको बनाना। थोड़ी सी 2 जगह छोड़ देना, ये एफ के लिए है और ये डी के लिए है ना। अच्छा सर एस कितने नंबर पर आता है, 6वें पे, तो 6s2 भर देना। तो 54 और 2 कितने हो गए, 56 हो गए। ठीक है, इसकी एक पहले मतलब 5 पे कौन भराएगा, डी, और डी में 1 इलेक्ट्रॉन भराएगा। तो सर 54 और 2 56 और 1 कितने हो गए, 57 हो गए सर, बढ़िया। अच्छा इसके एक पहले मतलब 4 पे कौन भराएगा, एफ भराएगा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 आएगा, तो 1 आ गया। अब आपको बदलते इसमें जाना, जैसे इसमें 1 है फिर 2 कर देना, 3 कर देना, 4 कर देना, 5 कर देना, इस एफ को बदलते जाना, बाकी इन दोनों को नहीं बदलना। जहां अब बार लगेगा वहां ये बदल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये समझ गए, ठीक है। अब यहां पर आप किसका देखो, सीरियम के बाद कौन सा है, सीरियम के बाद कौन है, प्रोसीडियम है। क्या है, प्रोसीडियम है। तो प्रोसीडियम का कितना होता है, 59 होता है। तो ये रहा आपका जिनॉन। अब इसको बदलते जाओ, इसमें 1 है तो 2 कर दो, 2 कर दो, और 5d कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, और 6s2 ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। और इसका क्या हो जाएगा, अब भाई इसको ही तो बदलना है, 4f3 5d1 और 6s2, 6s कितना 2। फिर इसका क्या हो जाएगा, जिनॉन 4f4 5d1 और 6s2। फिर आप ऐसे बदलते जाओ, ऐसे करते जाओ बेटा। 4f कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 5d1 6s2। अब यहां देखो ये जिनॉन, अब यहां 4f6 और 5d1 और 6s2। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनना है सर, क्या सर कहने वाले हैं, तो भाई मैं आपसे ये कहने वाला हूं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन देने से ये आपका एफ है वो आधा भर जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन देने से एफ आधा भर रहा है क्या, 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं क्या, आप बोलोगे हाँ सर हो रहे हैं। तो यहां जब आधा भरेगा ना तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देना, तो इसमें भरना 7, क्योंकि स्थायी हो जाएगा ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने से इसमें 7 हो जाएंगे, तो अब इसमें कितने भरोगे 0। तो यहां अपवाद लगा है, क्या लगा है, अपवाद। बाकी अब सेम रहेगा, बाकी अब सेम रहेगा। अब कब लगेगा अपवाद, तो इसमें 7 आएंगे और इसमें आपका 1 आएगा और 6s2। अब ये चलता रहेगा, इसमें बढ़ाते जाएगा। अब कब लगेगा अपवाद, तो अब अंतिम वाले तत्व से पहले लगेगा, जहां एफ में 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देने से वो 14 हो जाएगा, पूर्ण पूरित हो जाएगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन दे देना। तो बाकी का आप लोग कर लेना, ठीक है ना, तो बाकी का आप लोग कर लेना, ठीक है ना बेटा। तो बाकी का तो आप कर ही सकते हो ना, क्या ही दिक्कत है बताओ, ठीक है ना। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। तो हमारा ये कौन सा हो गया भैया, तो ये हमारा हो गया है भैया लैंथेनाइट तत्व। तो ऐसे ही सेम बिल्कुल सेम पैटर्न पर डाल दो एक्टिनाइट तत्व। तो एक्टिनियम जो आपका तत्व है, एक्टिनियम Ac89 के बाद आने वाले 14 तत्वों को एक्टिनाइट तत्व कहते हैं। ये तत्व थोरियम से स्टार्ट होते हैं और लॉरेंसियम पर समाप्त हो जाते हैं। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 89 है, और लॉरेंसियम का कितना है, 91 पर समाप्त होती है। इनमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करता है, इसलिए इसको 5f श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। चलो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल इसके जैसा है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो इसको अपन किसके साथ भरेंगे, रेडॉन के साथ भरेंगे। किसके साथ भरेंगे, रेडॉन के साथ। और ये 5 है तो ये 5 नंबर पे और ये 6 नंबर पे। अच्छा सर इसको रेडॉन के साथ क्यों भरा, क्योंकि आपने 6d पढ़ी है ना, 6d को रेडॉन में भरते हैं तो यहाँ रेडॉन आ जाएगा और बाकी पूरा सेम हो जाएगा। अब यहाँ रेडॉन का परमाणु क्रमांक बेटा 86 है, कितना है 86, है ना, सिंपल। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इसमें पहला तत्व क्या है, थोरियम। अब यहाँ 89 है तो यहाँ रेडॉन के साथ भरेंगे ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा Rn, यहाँ पर क्या जाएगा Rn, इसमें ही सुधार दे रहा हूँ, इसी में Rn, ठीक है ना, Rn, ठीक है, ये Rn, ठीक है, और यहाँ भी क्या जाएगा Rn, और यहाँ भी क्या जाएगा Rn। देखना अब मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो ये वाले बस चेंज हो जाएंगे, ये जो है ना दिख रहे हैं ना, ये वाले बस
इसके चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये वाले एक सेकंड ऐसे नहीं होगा चेंज, ये वाला चेंज होता है, ठीक है। तो मैं इसी में सुधार कर दे रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ कितना है 89 है, तो 86 और 2 88 और एक 86 और 2 88, एक 89 और एक 90 हो गया। थोरियम का 90 हो गया, बोलो हो गया कि नहीं। अब बस एक बढ़ाते जाओ, बढ़ाना किस में है, इसमें ही बढ़ाना है 5 में, ठीक है। तो ये 5 में 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, है ना। अब 6 पे अब बार लग जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने से अब बार लगेगा, तो ये इस टाइप का आपका सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये 6 पे भरा रहा है ना, ये 6 पे भरा रहा है, ठीक है। और ये किस पे भरा रहा है, 7 पे भरा रहा है, 7 पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको भी कंप्लीट कर देना। हो गया कि नहीं कंप्लीट। तो ये हमने एफ ब्लॉक के तत्व पढ़े, इसकी श्रेणियां पढ़ी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है हमारे संकुचन वाले, इन क्वेश्चंस को हम कल देखेंगे। लेकिन आप एक क्वेश्चन देख लीजिए कि लेंथेनाइड में आपको एक ऐसे तत्व का नाम बताना है। एक सेकंड रुकना बेटा। लेंथेनाइड श्रेणी के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो इसका आंसर आप लिख ही लो। एक ही तत्व है जो आपका सीरियम है जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इस चीज को आपको याद रखना। कौन है बेटा, सीरियम। तो आप देखिए बेटा कि लेंथेनाइड जो है ना आकुंचन या जो संकुचन होता है वो क्या होता है, इसके कारण एवं परिणाम बताइए। एक ऐसा क्वेश्चन जनरेट होता है ना। लेंथेनाइड से भी होता है और यही सेम टू सेम क्वेश्चन एक्टिनाइड से भी, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, लेंथेनाइड जो है ना आकुंचन या फिर इसको संकुचन बोल सकते हैं, क्या है, इसके कारण बताओ और इसके परिणाम बताओ। मतलब हमें सबसे पहले ये बताना है कि लेंथेनाइड संकुचन है क्या चीज, ठीक है। और लेंथेनाइड संकुचन फिर होता क्यों है, कारण बताना है और फिर इसके परिणाम बताना है, ठीक है। तो आपको लेंथेनाइड श्रेणी यहाँ दिख रही होगी, बोलो दिख रही है क्या, अब बोलो हाँ सर दिख रही है। तो बेटा आप यहाँ पर देखिएगा, आप अपने पेरियोडिक टेबल में भी आपने देखा है, समझा है कि जब लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं, जब बाईं ओर से दाईं ओर चला जाता है लेंथेनाइड श्रेणी में, तो आपको पता है कि भाई परमाणु त्रिज्या जो है ना वो घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक तो देखो लगातार बढ़ रहा है। अब जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, बिल्कुल। और जैसे ही नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और एक और बात कि भाई देखो आपने क्या पढ़ के रखा है कि 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है। ये लेंथेनाइड जो श्रेणी है इसमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है ना। तो यहां पर कक्षा नहीं बदलती। अब कक्षा बदलती नहीं है, नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता है। तो जैसे ही कक्षा बदलती नहीं है, नाभिकीय आवेश क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। तो क्या होता है, ये जो नाभिकीय आवेश है, जो बाहरी कक्षा है, इस बाहरी कक्षा को अंदर की ओर खींच लेती है। तो जैसे ही अंदर की ओर खींचती है तो परमाणु का आकार घट जाता है। परमाणु का आकार क्या होता है बेटा, घट जाता है। तो इस बात को याद रखना है। क्या याद रखना है कि जैसे ही हम जो है ना लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होती है, किंतु 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन 4f में ही प्रवेश करता है, अर्थात जो है ना कक्षा या कोष नहीं बदलता। फलस्वरूप बाह्य कक्षा नाभिक की ओर खिंच जाती है, तो अंदर की ओर खिंच जाती है, तो परमाणु का आकार घट जाता है ना। तो ये इसके कारण परमाणु का आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है ना। तो ध्यान रखना लेंथेनाइड संकुचन क्या है ना। तो जब लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या घट जाती है, जिससे परमाणु का आकार भी घट जाता है। परमाणु का आकार भी घट जाता है। जब बाएं से दाएं चलेंगे ना तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, जिससे परमाणु का आकार भी घट जाता है। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं या आकुंचन बोलते हैं। अब लेंथेनाइड संकुचन होता क्यों है, जो लेंथेनाइड संकुचन है ये होता क्यों है, ये है। तो लेंथेनाइड श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होती है, लेकिन कोष नहीं बदलता। 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन 4f में ही प्रवेश करता है, कोष नहीं बदलता, कक्षा नहीं बदलती। और जब कक्षा नहीं बदलती तो जो नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, तो नाभिकीय आवेश बाह्य कक्षा को अंदर की ओर खींच लेता है। और जैसे ही अंदर की ओर खींचेगा तो उसका आकार घट जाएगा, मतलब उसका संकुचन हो जाएगा या आकुंचन हो जाएगा। तो ये इसका कारण लिखना है आपको, ये जो लिखा है ये इसका कारण लिखना है। अब सर इसके परिणाम क्या होते हैं, तो परिणाम सिंपल है। जैसे ही भाई परमाणु का आकार घटेगा, तो जैसे ही परमाणु का आकार घटेगा तो
इसके कई गुण क्या होंगे, आपस में समान हो जाएंगे, कई गुणों में क्या हो जाएगी, समानता आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, लैंथेनाइड आकुंचन से इनके रासायनिक गुण भी समान हो जाते हैं। अब रासायनिक गुण समान जैसे ही होंगे तो धातु के निष्कर्षण में दिक्कत होगी, है ना। धातु जैसे हम शुद्ध धातु अलग करते हैं ना, तो कई अशुद्धियां उसमें होती हैं, या कई अलग धातु भी उसमें मिल जाती है। जैसे मान के चलो, ये हमारे पास एक अयस्क है ना, जिसमें आपकी सीरियम भी है ना, और सीरियम के अलावा इसमें प्रोसीडियम भी है ना। अब हमें क्या करना है, यहां से सीरियम को अलग करना है, लेकिन प्रोसीडियम में क्या हो गया, संकुचन हो गया। तो जैसे ही प्रोसीडियम में संकुचन हो गया तो प्रोसीडियम हो किसके समान गया, तो आप बोलोगे सर प्रोसीडियम जो है वो सीरियम के समान हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें संकुचन हो गया। तो जैसे ही संकुचन होगा तो इनके गुणों जो है ना, रासायनिक गुण आपस में समान हो गए, है ना। रासायनिक गुण क्या हो गए, आपस में समान हो गए। अब हम कर तो रहे हैं अलग किसको, सीरियम को, लेकिन हो कौन गया, प्रोसीडियम, है ना। तो ऐसे भाई, ऐसे में हमें क्या होता है, दिक्कत हो जाती है किसमें, धातु के निष्कर्षण में, है ना। धातु को अलग अलग करने में हमें प्रॉब्लम होती है आकुंचन होने से, है ना, क्योंकि आकुंचन होने से इसके रासायनिक गुण समान हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पर परेशानी होती है, हमें यहाँ पर दिक्कत होती है ना। तो ये लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण एवं परिणाम बताइए, ये वाला हमारा क्वेश्चन होता है, ये वाला कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको जो दिख रहा होगा आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात यहाँ सुनिए, जो ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम हमने बताया ना, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण और परिणाम बताइए, ये बताया ना, बिल्कुल सेम टू सेम आप एक्टिनाइड आकुंचन का करना। तो आप बढ़िया से क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, एक्टिनाइड आकुंचन या संकुचन क्या है, इसके कारण एवं परिणाम बताइए। बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा ये है ना, बिल्कुल सेम टू सेम यही है ना। तो बस अकेला अंतर इतना आ जाएगा कि उसमें लैंथेनाइड की जगह इसमें लैंथेनाइड है, उसमें क्या जाएगा, एक्टिनाइड, क्या जाएगा, एक्टिनाइड। और इतना भी याद रखना कि इसमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन कारण में 4m में प्रवेश कर रहा था, इसमें एक्टिनाइड में किस में करेगा, 5m में प्रवेश करेगा। तो जहां जहां लैंथेनाइड है वहां वहां एक्टिनाइड आ जाएगा, और जहां कुछ थोड़ी बहुत चीजें चेंज करने वाली है उनको चेंज कर देना, तो लैंथेनाइड जैसा ही एक्टिनाइड है। क्लियर है। तो ये दोनों आप कंप्लीट कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन बेटा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। चलो अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्यों वाले क्वेश्चन हैं, उन क्यों वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा फिर एक नया क्वेश्चन इससे बनता है क्यों वाला, और वो भाई क्यों वाला हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई लैंथेनाइड आकुंचन, जो आपका लैंथेनाइड हमने पढ़ा है ना, अभी आपने आकुंचन ही तो पढ़ा है, आकुंचन मतलब संकुचन, आकुंचन का मतलब क्या है, संकुचन ही तो पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा है भैया, लैंथेनाइड, क्या पढ़ा है, लैंथेनाइड आकुंचन, अभी हमने पढ़ा है। बोलो पढ़ा है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर लैंथेनाइड आकुंचन सर आपने पढ़ा है, हमें अभी पढ़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, लैंथेनाइड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच, एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच लैंथेनाइड आकुंचन की तुलना की बात की है, इससे केवल तुलना की बात की है, इसकी बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है बेटा एक्टिनाइड की। किसकी बात कर रहा है, एक्टिनाइड की, एक्टिनाइड की। तो वो कह रहे हैं कि लैंथेनाइड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टिनाइड आकुंचन अधिक होता है। जो एक्टिनाइड आकुंचन है वो अधिक होता है, ये वाला जो एक्टिनाइड आकुंचन है ना, ये हमने जो पढ़ा है, ये वाला जो है ना अधिक होता है इसकी तुलना में। क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, तो आपको बताऊंगा कि भाई आप समझिएगा, एक्टिनाइड में कौन सा उत्कोष भरा जाता है, आप बोलोगे 5F भरा जाता है, ठीक है। लैंथेनाइड में कौन सा भरा जाता है, आप बोलोगे 4F भरा जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, जो एक्टिनाइड तत्व हैं, इन एक्टिनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक लैंथेनाइड से तो ज्यादा ही है। बोलो, जो एक्टिनाइड तत्व हैं इनके जो परमाणु क्रमांक है वो लैंथेनाइड तत्वों से तो ज्यादा ही है। हाँ, जो एक्टिनाइड के जो परमाणु क्रमांक इससे तो ज्यादा ही है। आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि ये 90 से स्टार्ट होती है 103 तक, और ये 58 से स्टार्ट होते हैं 71 तक, और ये 90 से स्टार्ट होते हैं 103 तक, तो इनके परमाणु क्रमांक ज्यादा है। अब इनके परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो इनका नाभिकीय आवेश भी ज्यादा होगा, नाभिकीय आवेश भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, कम होगा।
परिरक्षण प्रभाव इनका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो जितना छोटा होता है उसका परिरक्षण प्रभाव उतना ही कम होता है। परिरक्षण प्रभाव जानते हो क्या होता है? नहीं। तो देखो, जो नाभिक का आवेश होता है, इस नाभिक के आवेश को बाह्य कक्षा द्वारा जो अवरोध डाला जाता है, नाभिक के आवेश को बाह्य कक्षा तक जाने में, नाभिकीय आवेश को बाह्य कक्षा तक जाने में जो उत्पन्न अवरोध होता है, वो अवरोध परिरक्षण प्रभाव होता है। तो अब आकार छोटा है, तो जो आपका जब आकार छोटा है तो जो आपका परिरक्षण प्रभाव है वो दुर्बल होगा, मतलब कमजोर होगा, और नाभ के आवेश ज्यादा है। अब नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण, अब इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है, जैसे मान के चलो मेरे पास दो परमाणु है, एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये। अब इसका नाभिक ये है और इसका नाभिक ये है ना। अगर इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है, पता, अगर इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो बेटा ये जो नाभिकीय आवेश है, इस नाभिकीय आवेश के कारण ये कक्षा ज्यादा अंदर की ओर खींचेगी, और अगर इसका नाभिकीय आवेश कम है तो इस नाभिकीय आवेश के कारण इसका जो बाह्य कक्षा है वो कम अंदर की ओर खींचेगी, मतलब इसकी कक्षा ज्यादा अंदर की ओर खिंच जाएगी और इसकी कक्षा कम अंदर की ओर खींचेगी। अब इसकी कक्षा ज्यादा अंदर की ओर खिंच जाएगी तो इसका आकार ज्यादा छोटा होगा और इसका आकार कम छोटा होगा, है ना। तो इस बात को समझिएगा आप, क्योंकि 11th में अपन ने परिरक्षण प्रभाव नाम की विषय चीजें 11th वाली हैं, तो आप समझिएगा, है ना। प्रकार से अगर मैं बोलूं कि भाई एक्टिनाइड में जो है ना 5F कक्षक भरे जाते हैं, कौन से कक्षक भरे जाते हैं? 5F कक्षक भरे जाते हैं, और इन 5F कक्षकों का 4F कक्षक की तुलना में खराब परिरक्षण प्रभाव होता है। इनका जो परिरक्षण प्रभाव है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि इनमें 5F भरे जाते हैं, इनमें 4F भरे जाते हैं। अब 5F भरे जाते हैं तो नाभ की आवेश ज्यादा होता है, तो कम परिरक्षण प्रभाव होता है, तो खराब परिरक्षण प्रभाव होता है। अब खराब परिरक्षण प्रभाव होता है तो एक्टिनाइड के मामले में जो इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस या फिर इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अनुभव किया गया जो नाभ की आवेश है वो लेंथेनाइड की तुलना में कहीं ज्यादा होगा, मतलब इनके द्वारा जो अनुभव किया गया नाभ की आवेश है वो इनकी तुलना में कहीं ज्यादा होगा, और जब इनका नाभ की आवेश ज्यादा है तो इनका आकार तो छोटा हो गई, इनका आकार तो छोटा हो गई। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपको ऐसे आंसर देना है बेटा, है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता है, जो आपके पेपर में आता है। मुझे उम्मीद है ना कि आपको समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना बेटा। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो बेटा अब आप हेडिंग डालिए, एक हमारे पास बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, और वो बढ़िया सा हमारा क्वेश्चन ये है बेटा कि, एक सेकंड रुकना, ये हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के संदर्भ में लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के रसायन की तुलना कीजिए। मतलब सीधी सी बात, इनके गुणों की तुलना कीजिए। लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड जो हैं इनके हमें गुणों की तुलना करना है, ठीक है ना। चलो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। आपको पॉइंट कितने दिए हैं? 4। पहला आपका पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दिख रहा है आपको। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है परमाणविक एवं आयनिक आकार, और तीसरा आपको दिया है ऑक्सीकरण अवस्था, और चौथा दिया है आपको रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग डालिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये चीजें बेटा आपने पढ़ी हैं तो मतलब आपको कठिन नहीं लगने वाली कि भाई कोई ना ही अलग लगने वाली है कि ये नई चीज है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखो भाई, पहला है हमारा जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसकी सब हेडिंग चलाइएगा लेंथेनाइड। तो लिख लेना, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना जिनोन भरते हैं, और 4f1 से 14 और 5d0 से 1 और 6s2 यही होता है ना, ठीक है। और एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम रेडॉन में भरते हैं, किसमें भरते हैं? रेडॉन में। तो आपका इसमें 6d0 से 1 और 7s2 होता है कि नहीं? ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरा हमारा पॉइंट है बेटा परमाणविक एवं आयनिक आकार। क्या है बेटा? परमाणविक एवं आयनिक आकार। ये भी सिंपल है। देखो लेंथेनाइड आप सब हेडिंग डालिएगा और इसमें लिखिएगा श्रेणी में, इस श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या घटती है। परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या घटती है, ये हमने पढ़ के रखा है ना, जिसे लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें लिखिएगा, तो इसमें भी आप क्या लिखोगे? इसमें भी बाएं से दाएं चलने पर
परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या घटती है, इसे एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं। किंतु किंतु एक्टिनाइड आकुंचन किंतु एक्टिनाइड आकुंचन अधिक होता है, क्योंकि एक्टिनाइड में 4f कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव 5f कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव लैंथेनाइड के 4f कक्षकों की तुलना में दुर्बल होता है। तो ये आप थोड़ा सा इतना सा कारण भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही दिक्कत है बताओ, ठीक है ना। तो ये अपन ने समझ लिया ना, ठीक है। अब फिर अगला पॉइंट है हमारा बेटा ऑक्सीकरण अवस्था का। तो ऑक्सीकरण अवस्था में आप यही लिख लेना कि भाई इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं, इन लैंथेनाइड तत्वों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये +2 और +4 भी दर्शाते हैं। जो लैंथेनाइड तत्व हैं वो +2 और +4 भी दर्शाते हैं, मुख्य तो लेकिन +3 ही होती है। अब एक्टिनाइड में लिख लेना, तो एक्टिनाइड में क्या लिखोगे कि भाई इनकी ऑक्सीकरण अवस्था मुख्य +3, इनकी भी मुख्य +3 होती है और इनकी भी +3 होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये +4 +5 +6 +7 तक दर्शा सकते हैं। कौन? एक्टिनाइड, ठीक है ना। तो अब अगला पॉइंट है हमारा रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो ये जो लैंथेनाइड की अगर बात करें तो ये कम धन विद्युती होते हैं, मतलब एक्टिनाइड से तुलना करें, अगर एक्टिनाइड की तुलना में देखें तो बात हो रही है, तो ये कम धन विद्युती होते हैं तथा एक्टिनाइड की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। और इसमें लिख लेना ये अधिक धन विद्युती होते हैं, तो लैंथेनाइड की तुलना में ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। बस इतना ही लिखना है। ये 4 पॉइंट हो गए। और पता, ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए और इजी है, क्या ही दिक्कत है ना। चाहो तो पता बेटा एक काम और कर सकते हो। क्या? अब जैसे मान के चलो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लैंथेनाइड तत्वों का निम्न गुणों के आधार पर समझाइए। लैंथेनाइड तत्वों को निम्न गुणों के आधार पर समझाइए। तो ये लैंथेनाइड को अकेला लिखना पड़ेगा, एक्टिनाइड छोड़ देना। और अगर अलग से क्वेश्चन आया कि एक्टिनाइड तत्वों को निम्न गुणों के आधार पर समझाइए, तो एक्टिनाइड को समझाने देना, फिर लैंथेनाइड को छोड़ देना। तो लैंथेनाइड का है तो लैंथेनाइड को, एक्टिनाइड का है तो एक्टिनाइड को, दोनों का साथ में आए तो फिर ऐसे आपको लिखना ही है, ऐसे आपको लिखना ही है, दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक है ना। चलो, तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा बेटा एक क्वेश्चन ये होता है कि भाई लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड तत्वों के उपयोग। तो सबसे पहले आप बेटा लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग की बात करते हैं ना। लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग। लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग, तो लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग में बेटा पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि भैया मिस धातु बनाने में, है ना, जिसको अपन मिस्क मेटल भी इंग्लिश में बोल देते हैं। तो मिस धातु बनाने में पता, पहले तो आप ये समझ लो कि मिस धातु जो है, इस मिस धातु में होता क्या है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो मिस धातु है, इस मिस धातु में 94 से 95% लैंथेनाइड तत्व होते हैं। 94 से 95% कौन होते हैं भैया? लैंथेनाइड तत्व होते हैं। 5% इसमें आयरन होता है, ठीक है। और इसके अलावा सूक्ष्म मात्रा में इसके अंदर होता है कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये चीजें होती हैं। तो पहले तो आप ये देख लो कि भाई मिस्क धातु में होता क्या है। तो 94 से 95% क्या होता है? लैंथेनाइड तत्व होते हैं। 5% क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। इसके अलावा सूक्ष्म मात्रा में इसके अंदर क्या होता है? सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये चीजें होती हैं। तो इससे ये जो मिश्र धातु है या मिस्क मेटल है तैयार होता है। अब सर इस मिस्क मेटल का उपयोग कहाँ होता है? तो आपने बेटा गैस लाइटर आपने देखा होगा, इसके अलावा सिगरेट लाइटर भी आपने देखा होगा। तो भाई जैसे ही हम क्या करते हैं, सिगरेट लाइटर को ऐसे दबाते हैं, उसके अंदर से क्या हो जाती है आगी, मतलब उसके अंदर से क्या होता है, एक थोड़ी सी जो है ना आगी का एक तिलका सा छूटता है। जैसे आपने गैस लाइटर तो सबने देखा होगा, गैस लाइटर में जैसे ही उसकी हम चटकनी को क्या करते हैं, उसके स्विच को हम क्या करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें से देखो एक आगी का तिलका सा निकलता है। तो पता वो तिलका कैसे निकलता है? जैसे ही हम दबाते हैं तो उसके अंदर एक मिस्क मेटल लगा होता है। क्या लगा होता है? मिस्क धातु लगी होती है। तो जैसे ही हम उसको दबाते हैं तो जो मिस्क मेटल होता है उस पर क्या होता है? स्पार्क होता है। जैसे ही स्पार्क होता है तो उसमें आगी का एक तिलका सा निकलता है ना। तो ऐसे ही जो आपका सिगरेट लाइटर होता है, जैसे ही हम उसको दबाते हैं तो उसमें आग, उसकी जो गैस है वो जलने लगती है। कैसे जलने लगती है? तो जैसे ही हम दबाते हैं तो उसमें क्या होता है? स्पार्किंग होती है। तो उसमें क्या होता है? एक आग का तिलका निकलता है, जिसके कारण वो गैस को तुरंत पकड़ लेता है और उसमें से जो है ना गैस या लौ निकलने लगती है ना।
तो ध्यान रखना। तो इसका जो मिस्क मेटल है इसका उपयोग होता है सिगरेट लाइटर और गैस लाइटर में होता है इसका उपयोग। इसके अलावा लौ फेंकने वाले टैंक, मतलब जो टैंक या जिस टैंक द्वारा लौ फेंकी जाती है, केवल लौ फेंकी जाती है, उनमें उपयोग होता है। इसके अलावा अनुरेखक गोलियों और गोलों में हमने देखा है ना कि जब युद्ध होता है तो कई गोले फेंकते हैं, कई गोलियां, लेकिन ऐसा देखा है कि जो गोले या गोलियां फेंक रहे हैं वो आग ही बरसाते हुए जा रहे हैं, है ना, आग या चिंगारी बरसाते हुए सीधी रेखा में जा रहा है। अनुरेखक का मतलब सीधी रेखा में जाना। अनुरेखक का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा में जाना, सीधी रेखा में जाना होता है, ठीक है। तो जो सीधी रेखा में जाते हैं लेकिन आगे गोली बरसाते हुए जाते हैं, मतलब चिंगारी बरसाते हुए जाते हैं, तो वो चिंगारी कैसे उत्पन्न होती है? तो उनके ऊपर मिस्क मेटल लगा होता है बेटा। क्या लगा होता है? मिस्क मेटल। तो जैसे ही मिस्क मेटल वायु के साथ वायु में से निकलता है तो उसका घर्षण होता है, तो वो वायु के साथ चिंगारी उत्पन्न करने लगता है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन बेटा यहाँ पर मेरी बात बहुत अच्छे सुन लेना। ये मिस्क मेटल के मैंने कितने उपयोग बता दिए? 3 बता दिए। ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखो। देखो ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, ये आपका है, आपकी बुक का 4.27 क्वेश्चन। देखिए 4.27 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। 4.27 क्वेश्चन ये है, मिश्र धातुएं क्या हैं? जो मैंने आपको पहले बता दिया कि मिश्र धातुएं क्या हैं, बताया मैंने, समझाया, ठीक है। अब बोला है कि लैंथेनाइड धातुओं से युक्त एक प्रमुख मिश्र धातु का उल्लेख कीजिए और इसके उपयोग बताइए। इसके क्या बताइए? उपयोग बताइए। तो लैंथेनाइड तत्वों से युक्त एक प्रमुख मिश्र धातु है ये मिश्र धातु या मिश्र मेटल, है ना। तो ध्यान रखना इस बात को। तो इसके उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख में आप ये ऊपर जो लिखा है कि इसमें लैंथेनाइड तत्व 94 से 95% होती है, ये बता देना। और उनके उपयोग मैंने बता ही दिए, 3 उपयोग है, ये बता देना, ठीक है ना। तो चलो, तो लेंथ बेटा इसका अगला उपयोग है सीरियम और थोरियम के जो ऑक्साइड है, इसका उपयोग गैस मेंटल में किया जाता है। अब गैस मेंटल आपने देखा होगा पहले समय में, पुराने समय में गैस मेंटल यूज किए जाते हैं, मतलब किए जाते थे, जिनमें अपन जला के उनसे रोशनी प्राप्त किया करते थे, प्रकाश प्राप्त किया करते थे। जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा इस टाइप का, जो दिख रहा है ये गैस मेंटल, इस टाइप की जो गैस मेंटल है पुराने समय में यूज किया जाता है। अब तो इनका यूज बंद हो गया। तो ये गैस मेंटल है, इनसे ही बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रोसीडियम ऑक्साइड है और नियोडियम ऑक्साइड है, इसका उपयोग रंगीन कांच और फिल्टर बनाने में किया जाता है। तो बस 3 ही लिख लेना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब बेटा लैंथेनाइड के हो गए। अब आपको एक्टिनाइड के लिखना है। किसके लिखना है बेटा? एक्टिनाइड के लिखना है, ठीक है ना। तो एक्टिनाइड का यही हो गया कि थोरियम जो है ना, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं भैया? गैस मेंटल बनाने में हो गया, ठीक है। अब यूरेनियम का उपयोग हम परमाणु, जो यूरेनियम यू है, इसका उपयोग हम परमाणु भट्टी में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? परमाणु भट्टी में करते हैं, है ना, ईंधन के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके 2-3 आपके इसके हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, मतलब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के उपयोग हो गए, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद बेटा मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अब इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो सुनिएगा। वो 2 क्वेश्चन बेटा आपके डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर है। पहला क्वेश्चन है हमारा डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर, और दूसरा है आपका लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड तत्वों में अंतर। ये 2 अंतर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो इन 2 अंतरों को आपको कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। एक तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर, और एक लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर, है ना। वैसे आपको दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैं समझाऊं ना तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखो, पहले मैं डी और एफ ब्लॉक में अंतर बता रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लेना अंतर, ठीक है ना। चलो, अब पहला पॉइंट तो इसमें ये लिख लेना कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑफ कोष में प्रवेश करता है। इसमें लिख लेना इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑफ कोष में प्रवेश करता है। पहला पॉइंट आपका कवर हो गया। दूसरा पॉइंट आप इसको ये लिख लेना कि इन्हें भैया हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसमें क्या लिख लेना कि भाई इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। 2 अंतर हो गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। क्या लिख देना बेटा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीसरे में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, जो आपको बता दिया है। और चौथे पॉइंट में, चौथा जो पॉइंट है, इस चौथे पॉइंट में चाहो तो आप ये लिख देना कि इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऐसे ही लिख देना, इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बस ऐसे ही लिख देना, इतना ही लिख देना, काफी है आपके लिए, पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। चलो, तो ये 4 अंतर हो जाएंगे। अब इसी प्रकार बेटा आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर लिखना है। कौन कौन से? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख लेना लैंथेनाइड तत्व, ठीक है ना, और यहां पर आप लिख देना एक्टिनाइड तत्व, एक्टिनाइड तत्व। तो पहला आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऐसे बोल देना, लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को लैंथेनाइड तत्व कहते हैं, एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्वों को एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेना, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है, और इसमें लिख देना इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करता है। हो गया। तीसरा पॉइंट बेटा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख देना? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना। लिख दोगे ना? ठीक है ना। चलो, तो अब यहां पर एक और अंतर अगर लिखना है तो ठीक है, लिख देना। चौथा पॉइंट आप इसमें ये लिख देना कि प्रोमीथियम के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व प्राकृतिक रूप, मतलब ऐसा लिख देना कि इसमें केवल एक तत्व रेडियो एक्टिव है, इसमें केवल एक तत्व पीएम, ऐसा लिख देना। चौथा पॉइंट, इसमें केवल एक तत्व पीएम, पीएम क्या है? प्रोमीथियम, प्रोमीथियम है ना, प्रोमीथियम, 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 इसमें केवल एक तत्व प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है। केवल यहाँ एक तत्व रेडियो एक्टिव है, बाकी सब तत्व प्रकृति में मिलते हैं। केवल ये वाला तत्व नहीं मिलता, बाकी सब प्रकृति में मिलते हैं। और इसमें लिखना, इसमें अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव हैं। 4 अंतर हो गए। बस ऐसे करके आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना बेटा। चलो, तो मैंने आपको बेटा कोशिश की है कि लगभग सभी को पढ़ाने की, और सभी चीजें मैंने आपको पढ़ाई भी हैं, ठीक है ना। तो आपको इनको चीजों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना बेटा। ओके, चलो, तो बेटा आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। और बेटा आज हमने कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट बेटा क्या, कंप्लीट हमने एफ ब्लॉक कर लिया है। तो डी ब्लॉक पहले हो गया था, एफ ब्लॉक हमारा अब कंप्लीट हो गया है। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वाला जो चैप्टर था वो भी एकदम कंप्लीट होता है। लेकिन इसके 2 क्वेश्चन, एक हमारा पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि बची हैं, जिनको मैं अलग से करवाऊंगा। अभी आपको इनको करने की जरूरत नहीं है, अभी आप त्रैमासिक की तैयारी कीजिए। इसके बाद जैसे ही मेरे को उचित समय लगेगा मैं बिल्कुल आपको करवा दूंगा उनको, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।